हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमित और आप हैं बायो इल्यूमिनेशन में। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। ये चैप्टर 11th के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नीट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो इस चैप्टर से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हालाँकि नोट्स इसमें इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजीज़ बीच-बीच में हिंदी की भी यूज़ करूँगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हिंदी के नोट्स भी अवेलेबल कराऊँगा, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिक कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इससे रिलेटेड एक लिंक डाल दूँगा। एनीवेज़, चलिए हम इस टॉपिक में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। The PGRs or plant growth regulators are small, simple, organic substances of diverse or different chemical compositions which are required in low concentration like hormones in animals। तो जैसे कि आप हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं एनिमल्स के केसेस में, जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में या बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र पर जाकर के ये विशेष प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो प्लांट में रिलीज़ होते हैं और प्लांट की ग्रोथ को ये नियमित करते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं। The PGR in low concentration regulate, and what is the meaning of regulate here? It means it promotes, inhibit or and modifies the growth, differentiation and development of the plants. They also called as plant growth substance, plant hormones or phytohormones. फाइटोहॉर्मोन्स ऑफ कोर्स इसके हॉर्मोन्स के साथ, जो एनिमल्स में हार्मोन रिलीज होते हैं उसके साथ इसकी जो सिमिलैरिटी है या जो एनालॉजी है, इसकी वजह से इनको फाइटोहॉर्मोन्स भी बोला गया है। सिंपली हम इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। Based on the functions, these can be broadly classified into two groups, which is plant growth promoters and plant growth inhibitors. Of course, promoters growth को प्रमोट करेंगे somehow, और जो inhibitors होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या उसको संदमित करेंगे। So, the plant growth promoters involve growth promoting activities such as cell division, सेल एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ। देखिए, मैं यहाँ पर ट्रॉपिक ग्रोथ के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब है प्लांट को मिलने वाले किसी स्टिमुलेशंस की तरफ उसकी ग्रोथ होना या उसके किसी पार्ट की ग्रोथ होना। जैसे कि जैसे कि लाइट। तो अगर लाइट यहाँ पर एक स्टिमुलेशन की तरह एक्ट करता है, तो अगर प्लांट के एक पार्ट की ग्रोथ या कंप्लीट प्लांट की ग्रोथ अगर लाइट के डायरेक्शन में हो रही है, तो हम इसे कहते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, जो कि लाइट वाला एग्जांपल है, इस किस्म की ग्रोथ कहलाती है फोटोट्रोपिज्म्स, मीन्स ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट। अब देखिए, ट्रॉपिक जो है वो एक डायरेक्शनल ग्रोथ है, लेकिन एक किस्म की ग्रोथ और होती है जिसको हम कहते हैं नेस्टिक ग्रोथ, NASTIC, दैट इज नेस्टिक ग्रोथ। नेस्टिक ग्रोथ और ट्रॉपिक ग्रोथ में एक डिफरेंस है। जहाँ ट्रॉपिक ग्रोथ एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, वही नेस्टिक ग्रोथ एक अन डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। फॉर एन एग्जांपल, थिग्मो नेस्टिक ग्रोथ, जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है माइमोसा प्यूडिका या छुई मुई के पौधे का। तो जब आप छुई मुई के प्लांट्स को जब आप टच करते हैं, तो फिर वो सिकुड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि इस किस्म का जो मूवमेंट हुआ है या इस किस्म की जो ग्रोथ हुई है, हालाँकि ये एक लोकल मूवमेंट का एग्ज़ाम्पल है, तो इसमें कोई डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं है। तो वहाँ आप इसे कहते हैं थिग्मोनेस्टिक। थिग्मो मीन्स द टच। तो वहाँ आप कहते हैं इसे थिग्मोनेस्टिक ग्रोथ, या इस किस्म की ग्रोथ जो कि अनडायरेक्शनल हो, उसको आप नेस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। ट्रॉपिक ग्रोथ हमेशा डायरेक्शनल होती है, लाइक फोटोट्रॉपिज्म और ट्रॉपिज्म, जो कि विद द ग्रेविटी या ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो ग्रोथ होती है, उसको हम ग्रेविट्रोपिज्म कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल रूट की ग्रोथ है, जो कि विद द ग्रेविटी या टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है। खैर, नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ है फ्लावरिंग्स, मतलब फूलों का बनना, खिलना।
और फ्रूटिंग्स, फ्रूट का फॉर्मेशंस या सीड फॉर्मेशन। तो ये सारी सेल डिवीजन, एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, दीज आर ऑल ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज जिसको रेगुलेट करते हैं ग्रोथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। इन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स के एग्जांपल्स हैं ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। डिटेल्स हम इसकी आगे पढ़ेंगे। दूसरे टाइप की हम बात करते हैं, दूसरा टाइप है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का। दिस प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। अब ये ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है प्लांट्स में? तो दीज आर डोरमेंसी एंड एब्सिशन। इनके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। डोरमेंसी, जिसको हिंदी में हम सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सीड के केस में। सीड डोरमेंसी, जैसा कि आप जानते हैं, जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो बहुत से सीड्स ऐसे होते हैं जो तुरंत जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो वो कुछ अपना समय लेते हैं और उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस पर वो जर्मिनेट करते हैं। इवन कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हो तो भी वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ एक्चुअली अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर लेना, सीड्स जो अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर ले रहा है, अपनी वृद्धि को निलंबित कर दे रहा है, इसी प्रोसेस को हम डोरमेंसी भी कहते हैं। ये एक इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ है। और दूसरी हम बात कर लेते हैं एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स द फॉल ऑफ प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स और द फ्लावर्स और द फ्रूट्स। इस प्रोसेस को हम एब्सिशन कहते हैं। पत्तियों का या फलों का गिर जाना, ये प्रोसेस सिंपली एब्सिशन कहलाता है। दीज आर ऑल ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज। इसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में एबीए भी कहते हैं। यहाँ पर एक और हार्मोन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, विच इज कॉल्ड इथाइलिन। इथाइलिन एक्चुअली एक ऐसा हार्मोन है जो इन दोनों ही कैटेगरीज में फिट हो जाता है। तो ये प्लांट में कुछ ग्रोथ प्रोमोटर एक्टिविटीज भी शो करता है और ये कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ भी शो करता है। हालाँकि मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो मेजर सिग्निफिकेंस है, वो इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ में है। तो ये मेजरली एक ग्रोथ इनहिबिटर है, लेकिन हाँ, ये प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ में भी देखने को मिलता है। आगे डिटेल हम इसकी इथाइलिन के दौरान पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच फॉर्म द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनके बारे में हमने अभी बात की, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स से बने होते हैं। यहाँ पर एक बार हम इनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेक कर लेते हैं। जैसे फाइटोहॉर्मोन्स बने होते हैं इंडोल कंपाउंड्स के। इसका मेन एग्जांपल है ऑक्सीन्स। तो ऑक्सीन्स में ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सीन्स है, व्हिच इज कॉल्ड इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये एक नेचुरली सिंथेसाइजिंग ऑक्सीन्स हैं जो कि प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं ये। आईए की फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और आईपीए की फुल फॉर्म है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। दीज आर ऑल इंडोल कंपाउंड्स। दूसरा केमिकल्स है टर्पीन्स। टर्पीन्स बेसिकली टर्पीन से जिब्रेलिक एसिड्स या जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होता है। और टर्पीन्स ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मेनली प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया और फंगस में भी नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनको इन जनरल हम C5H8, ये इसका एक जनरल केमिकल फॉर्मूला है। और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं प्लांट किंगडम में, जैसे कि लिमोनिन एक एग्जाम्पल है, जो कि लेमन ट्री में जो नींबू की जो महक, जो खुशबू आती है, वो लिमोनिन की वजह से ही आपको देखने को मिलती है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज पेनिन्स, या जो पाइन ट्रीज जो होती है, ये उसमें से निकाले जाने वाला एक टर्पीन्स है। आपने नाम सुना होगा तारपीन के तेल का या टारपीन ऑयल का, जो जनरली पेंट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, पेंट को डाइल्यूट करने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है टारपीन ऑयल। टारपीन ऑयल्स भी टर्पीन डेरिवेटिव्स होते हैं, ये निकाले जाते हैं पाइन ट्रीज से। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सेस्क्विटरपीन, व्हिच इज फाउंड इन ब्लैक पेपर। काली मिर्च में ये पाया जाता है। तो बेसिकली दीज आर ऑल सॉरी, वो टर्म मेरे दिमाग में निकल रहा है, हिंदी में उसे वाष्पशील
ऑयल के नाम से भी जानते हैं या वाष्पशील तेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक वॉलेटाइल राइट सॉरी ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो वॉलेटिलिटी इनमें काफ़ी होती है और इनमें एक स्पेसिफिक एरोमा देखने को भी मिलता है। तो जिब्रेलिन बेसिकली आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्पीन्स। जिब्रेलिन के अलावा नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज़ काइनेटिन। काइनेटिन इज़ अ काइंड ऑफ साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच इज़ सिंथेटिक साइटोकाइनिन। इसे हम एन फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन भी कहते हैं और ये एक एडेनिन डेरिवेटिव्स है। जनरली प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता है और एडेनिन आप एडेनिन के बारे में जानते हैं। एडेनिन एक इट इज़ अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और नाइट्रोजन क्षारक का एक प्रकार है। नाइट्रोजन क्षारक जिनकी 2 कैटेगरी होती है प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन के भी 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें दैट इज़ एडेनिन एंड गुआनिन। तो ये उस एडेनिन के डेरिवेटिव्स हैं द काइनेटिन व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ साइटोकाइनिन। इसके अलावा इथाइलिन ये एक गैसियस हार्मोन होते हैं। इसका केमिकल फ़ॉर्मूला C2H4 होता है। सिंपली आप जानते हैं इथाइलिन के बारे में। अ, नेक्स्ट इज़ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बने होते हैं कैरोटीनॉइड्स के। दीज़ आर कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स। अब मज़ेदार बात ये है कि कैरोटीनॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय द आइसोप्रीन सबयूनिट, दीज़ सबयूनिट आइसोप्रीन। तो टर्पीन्स भी आइसोप्रीन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, पर ये स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके मुकाबले जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंदर एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। बेसिकली ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स होते हैं। आप में से जो बच्चे वैसे तो आप सब केमिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानकारी रखते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा कन्फ्यूज़न है या अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जब सेपरेटेड हों, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स की एक खास बात भी होती है कि ये लाइट को बहुत अच्छा एब्ज़ॉर्ब करते हैं और स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एमिट भी कर देते हैं। इसकी वजह से ये कलरफुल होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ज़ैंथोफिल जिसमें येलो कलर होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक येलो कलर होता है और कैरोटीन्स है जिसका कलर रेड होता है और ये लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए प्लांट में ये एक अच्छे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के फॉर्म में भी प्रेज़ेंट होते हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। आपने कहीं पढ़ा भी होगा या आप लोगों ने सुना भी होगा कि टोमेटो में लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन इज़ अ काइंड ऑफ कैरोटीनॉइड और ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जिसे हमें कंज़्यूम करना चाहिए। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं इंडिविजुअल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की स्टडी के ऊपर और इसी ऑर्डर में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीन। So the word auxine is derived from the Greek word auxine, which means to grow. Well, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है और अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है, आगे भी अगर आप इस तरीके के वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। आप लोगों की सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत भी रहेगी, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल हर बच्चा जानता है कि यूट्यूब का लॉगरिदम किस तरह से काम करता है। वीडियो अगर आप पसंद करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ, ये चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारी ये बायो इल्यूमिनेशन फैमिली अब 100 मेंबर्स की हो चुकी है। 100 सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हाँ, ये एक माइलस्टोन है जिसे हमने रिसेंटली क्रॉस किया है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहा, अगर आपकी जो अ, लर्निंग क्यूरियोसिटी है अगर आपकी इसी तरीके से बनी रही, तो हम डेफ़िनेटली बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। एनीवेज़ चलिए अब हम आगे चलें ऑक्सीन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीन की डिस्कवरी के बारे में। पहली बात ये कि ऑक्सीन वो पहला फाइटोहॉर्मोन्स था जिसे डिस्कवर किया गया और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑक्सीन्स की ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया महान चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। ओके
तो डार्विन्स ने इसके रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज़ किया था, वो चूज़ किया था कैनरी ग्रास जिसका बॉटनिकल नेम है फेलोरिस कैनेरिएंसिस। इन्होंने एक्चुअली इस कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल की फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को स्टडी किया था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में चर्चा की थी। तो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिक ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ होती है जो स्टिमुलेशन की डायरेक्शन में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है व्हिच इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ग्रोथ। तो इन्होंने क्या किया सो दे ऑब्जर्व्ड दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पोंडेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स की तरफ अगर ये ग्रो करेगा तो ये ग्रोथ आपकी कहलाएगी फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर मैंने कोलियोप्टाइल को सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर मैं एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट को आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए व्हाट इज़ द कोलियोप्टाइल? पहले हम कोलियोप्टाइल को समझ लें। So colloidal is a sheet-like protective structure found on monocot seeds like wheat and maize. It surrounds and protects the emerging plumules, that is young shoot during germination. It also play a role in phototropism as it respond towards the light stimuli. देखिए कोलियोप्टाइल जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। आपको मालूम है सीड्स के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और उस एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है प्लूम्यूल्स जो कि एक शूट का फॉर्मेशन करेगा आगे चलकर और इसी तरीके से उसमें पाया जाता है रेडिकल्स और इस रेडिकल्स से रूट का फॉर्मेशन होता है आगे चलकर आफ्टर जर्मिनेशन। लेकिन प्लूम्यूल्स जो है वो सॉइल से बाहर की तरफ निकलेगा और फिर एरियल ग्रोथ शो करेगा। रेडिकल्स ऑफ कोर्स ये एक ग्रेविट्रोपिज्म ग्रोथ शो करेगा आगे चल कर के टुवर्ड्स ग्रेविटी ये मूव करेगा रूट के फॉर्मेशन में। पर देखिए, जब प्लूम्यूल्स बाहर की तरफ निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉइल के अंदर से होता हुआ जाएगा, तो फ्रिक्शंस की वजह से प्लूम्यूल्स की जो ग्रोइंग सेल्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, उनमें इंजरीज़ आ सकती हैं। और इसी को प्रोटेक्ट किया जाता है कोलियोप्टाइल की हेल्प से। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कोलियोप्टाइल को कोलियोप्टाइल ही पढ़ें बिकॉज़ इसका कोई पर्टिकुलर कोई कोई मानक हिंदी शब्द इसके लिए दिया हुआ नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे बीजांकुर चोल कह सकते हैं, लेकिन ये कोई आधिकारिक शब्द नहीं है। ख़ैर हम बात करें कोलियोप्टाइल की, तो कोलियोप्टाइल एक शीथ लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जो प्लूम्यूल को कवर करके रखता है, ताकि जब प्लूम्यूल्स सॉइल से या सॉइल को जब चीरता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो उस टाइम प्लूम्यूल्स की सेल्स फ्रिक्शन से खराब ना हो या फ्रिक्शन से या घर्षण की वजह से डैमेज ना हो। तो कोलियोप्टाइल क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और इसका रोल क्या होता है वो भी आप समझ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोलियोप्टाइल लाइट के लिए रिस्पोंडेड होता है। ये लाइट को लेकर के रिस्पॉन्स शो करता है और लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, यानी कि ये फोटोट्रॉपिज्म एक्टिविटीज़ को शो करता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ये तो डार्विन के पर्टिकुलर उसके बारे में हम बात कर लें। अभी तक हमने डार्विन के एक्सपेरिमेंट की चर्चा नहीं की। तो एक्सक्यूज़ मी एक नई स्लाइड निकाली जाए यहाँ पर। यस। हुँ। तो देखिए डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने कोलियोप्टाइल को एक यूनिलैटरल लाइट से इल्यूमिनेट किया। यूनिलैटरल लाइट का मतलब ये है कि उन्होंने एक पर्टिक्युलर डायरेक्शन से एक सिंगल डायरेक्शन से उन्होंने लाइट को थ्रो किया या लाइट से इल्यूमिनेट किया कोलियोप्टाइल को। और कुछ टाइम बाद ये देखते हैं कि कोलियोप्टाइल उस लाइट के डायरेक्शन में मूव करने लगा, कुछ इस तरीके से। ओके, चलिए ये तो फोटोट्रॉपिज्म को इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द ऑक्सीन्स। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दे दूँ। देखिए जिस डायरेक्शन से लाइट आई, ऑक्सीन्स ऑक्सीन्स ये जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन इस कोलियोप्टाइल के टिप रीजन पर होता है और जब लाइट से या एक सिंगल डायरेक्शन से इसको स्टिमुलेट किया जाता है, तो ऑक्सीन उस लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से वो ट्रांसलो लोकेट करते हैं
टुवर्ड्स द रूट यू कैन से, या नीचे की तरफ ये ट्रांसलोकेट करते हैं, ये मूव करते हैं। और जिस डायरेक्शन में ये ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, वहाँ की सेल्स इसके इन्फ्लुएंस में एनलार्ज होने लगती है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो उस साइड की सेल्स यहाँ पर एनलार्ज होने लगेंगी। और जो दूसरी साइड्स हैं, वो साइड की जो सेल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा एनलार्ज नहीं होगी इसके मुकाबले। आई मीन उनमें आपको एनलार्जमेंट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक साइड से क्योंकि सेल एनलार्जमेंट हो रहा है और दूसरी साइड की सेल्स एनलार्ज नहीं हो रही है, वो नॉर्मल साइज़ में है, इस वजह से आपको फिर जिस साइड की सेल्स एनलार्ज हो रही है, उसके ऑपोज़िट साइड की ओर आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी, ऐसे। तो ये वाली सेल्स क्योंकि एनलार्ज हो रही है लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ से बेंडिंग देखने को मिलेगी उस डायरेक्शन में जहाँ की सेल्स एनलार्ज नहीं हो रही है। तो होपफुली आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑक्सिन की एक्टिविटीज़ के कारण इस कॉलेप्टाइल में लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में सेल एनलार्ज होगा बिकॉज़ ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीन्स। डार्विन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग-अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इन एक्सपेरिमेंट्स से अ, हम लोग समझ पाए कि किस तरीके से कोलेप्टाइल फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। तो देखिए पहला जो आप केस देख रहे हैं उसमें हमने जस्ट टिप को रिमूव कर दिया, मतलब हमने नहीं, जिन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन्होंने सिंपली कोलेप्टाइल की टिप को रिमूव कर दिया, डिकैपिटेट कर दिया इसे। और इस डिकैपिटेशन के कारण आपको मालूम है टिप रीजन पे, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था, इस टिप रीजन में ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है। तो चूँकि हमने इसे डिकैपिटेट कर दिया है, इसीलिए अब ऑक्सीन का फ़ॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऑक्सीन इसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि ये लाइट को लेकर के रिस्पॉन्सिव नहीं होगा और ये जो है फ़ोटोट्रॉपिज़्म शो नहीं करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये जानकारी मिलती है कि ऑक्सीन का फ़ॉर्मेशन टिप रीजन पर होता है और कहीं नहीं। अब इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने उसके बाद इस कॉलियोप्टाइल को एक ओपेक कैप से ढक दिया और उस ओपेक कैप से ढक देने के बाद ये देखा गया, जब उसे यूनिलैटरल लाइट से इल्यूमिनेट किया गया, तो ये देखा गया कि अ इसमें किसी भी टाइप की कोई बेंडिंग नहीं हुई है, कोई फोटोट्रॉपिज़्म इसने शो नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ऑक्सीन के बन जाने भर से बात नहीं बनेगी, बल्कि ऑक्सीन को लाइट से इल्यूमिनेट भी करना पड़ेगा। एक स्टिम्युलेशन इसको लाइट का होना चाहिए, वो लाइट को परसीव कर सके, तभी जाकर के जो है इसका ट्रांसलोकेशन होगा अपोज़िट टू द लाइट और ये इस किस्म की बेंडिंग को शो करेगा। और एक और केस में जब आप इसी कोलेप्टाइल को कवर करते हैं एक ट्रांसपेरेंट कैप से, तो आप देखते हैं कि फिर इसके अंदर आपको बेंडिंग देखने को मिलती है या फोटोट्रॉपिज़्म देखने को मिलती है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये जो बेंडिंग है या जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हुई है लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, उस डायरेक्शन के ऑपोज़िट डायरेक्शंस में जो सेल प्रेज़ेंट है, उन सेल के ऑक्सीन के इन्फ्लुएंस में एलोंगेट होने की वजह से। तो चलिए होपफुली आप ऑक्सीन की फंक्शनिंग को समझ चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं व्हिच इज़ रिलेटेड टू द आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीन। सो ऑक्सीन वाज़ द फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन सैंपल। अब ये बहुत अजीब-सी बात है, मतलब क्या आयरनी है ना, हम फाइटोहॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो फाइटोहॉर्मोन जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, उसे आइसोलेट किया गया था सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से। इसका मतलब ह्यूमन में भी ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है। बट उसका कोई मेटाबॉलिक रोल नहीं होने के कारण वो बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है और इसी वजह से इसे आसानी से आइसोलेट किया जा सका ह्यूमन यूरिन सैंपल से। So it was also isolated from the tip of colleptile of oat seedling by F.W. Wendt। तो देखिए आइसोलेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाता है कि वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, तो उसका आंसर आएगा आपका F.W. वेंट। किसने सबसे पहले इसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया? तो आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस
डार्विन। किस सोर्स से एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसे आइसोलेट किया? तो वो आंसर आएगा फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ध्यान रखिएगा, कैनरी ग्रास ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने, और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने आइसोलेट किया था इसे ओट सीडलिंग से। Now, precursors of the auxins, which is tryptophan. Tryptophan amino acid. लेकिन मैं बता दूं, tryptophan amino acid is a precursor of synthetic hormone. ये synthetic hormones के precursors होते हैं। सिंथेटिक हार्मोन्स और नेचुरल हार्मोन्स या नेचुरल ऑक्सिन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे एक स्लाइड में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं द अकरेंस, ये कहाँ पाए जाते हैं। So they occur in growing apices of the stem and the root। ये जड़ों और तनों की जो वृद्धिशील शीर्ष होते हैं, एपिसिस होते हैं, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू देयर साइट ऑफ एक्शन, और उसके बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं या ट्रांसलोकेट कर जाते हैं अपनी साइट ऑफ एक्शन एक्शन पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हॉर्मोन्स एनिमल में एक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सीन्स की, और यहाँ पर 2 टाइप के ऑक्सीन्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ नेचुरल ऑक्सीन एंड सिंथेटिक ऑक्सीन, जैसे कि हमने कहा था। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो नेचुरल ऑक्सीन्स उन ऑक्सीन्स को कहा जाता है जो प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें उन प्लांट्स से आइसोलेट भी किया जा सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल है, पहले भी मैं कोट कर चुका हूँ, IAA और IBA, दैट इज़ इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ऑक्सीन्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक ऑक्सीन्स की। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिंथेटिक ऑक्सीन्स नेचुरल ऑक्सीन्स की तरह प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इन्हें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, और जैसा कि मैंने बताया, इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जो दिए गए हैं वो है 2,4-D। 2,4-D का जो फुल फॉर्म है वो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है 2,4,5-T, व्हिच इज 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और इसके अलावा एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिंथेटिक ऑक्सीन्स है NaA, दैट इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीन्स के एग्जाम्पल्स को लेकर के। एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नाउ एग्जाम्स में वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फाइटोहॉर्मोन्स। हम आज पढ़ेंगे फिजियोलॉजी इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीन्स। तो ऑक्सीन्स के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का मतलब ये है कि प्लांट फंक्शनिंग पर ये किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है या उसे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, व्हाट इज द एपिकल डोमिनेंस? सबसे पहले हम वो समझ लें। सो दिस इज द फिनोमिना इन व्हिच एपिकल बड डोमिनेट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। सो दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। देखिए बड्स बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, और ये आगे चल करके फिर फॉर्मेशंस कर सकते हैं ब्रांचेस का, या ये कन्वर्ट हो सकते हैं इन फ्लोरल बड्स, और इनसे ग्रोथ हो सकती है फ्लावर्स की। तो ये बड फॉर्मेशन बेसिकली इनकी 2 लोकेशंस होती हैं प्लांट्स के अंदर। एक मतलब शूट्स पर इनकी 2 लोकेशंस होती हैं। एक होता है टर्मिनल लोकेशन, जिसे आप एपिकल भी बोलते हैं। ये जनरली पाए जाते हैं एपिसिस पर या शीर्ष पर स्टेम के। और फिर दूसरी होती है इनकी एक्सिलरी पोजीशन। एक्सिलरी पोजीशंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं लीफ की एक्साइल पोजीशंस पे होते हैं ये। अक्षीय स्थिति पर आपको, सॉरी अक्षीय नहीं, कक्षीय स्थिति पर आपको ये देखने को मिलती है। कक्षीय हिंदी में एंड इंग्लिश में। एक्सिलरी पोजीशंस में, लीफ की एक्सिलरी पोजीशंस में आपको ये बड देखने को मिलती है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जब
एपिकल बड्स ग्रोथ कर रहा होता है, तो उस वक़्त इसके जो नियर बाय एक्सिलरी बड्स होते हैं, उनमें ग्रोथ सबसे कम देखने को मिलती है। हालाँकि जो बड्स एपिकल बड्स की पोज़ीशन से थोड़ा-सा दूर हो जाते हैं, उनमें आपको बनिस्बत थोड़ी-सी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। बट जब तक ये एपिकल बड ग्रो करेगा, तब तक लेटरल बड्स उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। आप इसे इस तरी से भी समझ सकते हैं कि एपिकल बड बेसिकली लेटरल बड्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है और इसी को आप कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। देखिए, इसकी बड़ी अच्छी सिग्निफिकेंस है। मतलब इसको अप्लाई किया जाता है प्लांट ग्रोथ पर। आप कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ को मैनिपुलेट करने में इस ऑक्सिन के इस फीचर को कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? जैसे कि अगर आपको हेज मेकिंग करनी है, आप जब गार्डन में जाते हैं, तो आपको जो गार्डन में जनरली जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसके जस्ट मार्जिन पर आप देखते हैं हेज बनी हुई होती है, प्लांट्स की हेज बनी होती है या बाड़ा बना होता है हिंदी में अगर हम उसको बोलें। और वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपने देखा होगा जनरली गार्डनर्स को कि वो इन हेज के ऊपर एक बड़ी-सी कैंची लेकर के कुछ कट कर रहा होता है। आपको लगेगा कि शायद ये उस बाड़े को या उस हेज को शेप देने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअली शेप तो ख़ैर उसे मिल ही रही है, पर उससे बड़ी बात ये होती है कि वो उस वक़्त उन हेजेस के एपिकल बड्स को कट कर रहा होता है। एपिकल बड को वो ग्रो नहीं करने देता है और इसकी वज़ह से उसके लैटरल बड्स ग्रो करने लगते हैं और मतलब जब रिमूव हो जाता है एपिकल बड, तो उसके लैटरल बड्स ग्रो करने लगते हैं क्योंकि वो उस एपिकल बड के इन्फ्लुएंस से लिबरेट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, तो फिर वो ग्रो करने लगते हैं, लैटरल बड्स ग्रो करने लगते हैं जब एपिकल बड का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर खत्म हो जाता है, बिकॉज़ ऑफ द डिकैपिटेशन। और फिर ब्रांचिंग होने लग जाती है जिससे कि हेज का फॉर्मेशन होता है और सेम चीज़ आपको टी प्लांटेशन के केस में भी देखने को मिलती है। सो द रिमूवल ऑफ शूट टिप और द डिकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बट इट इज़ वाइडली एप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। ये एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एपिकल डोमिनेंस का ये जो एप्लीकेशन है, आप एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करिए और लेटरल ग्रोथ या ब्रांचिंग को डेवलप कीजिए इस तरीके से जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इनके एप्लीकेशंस को आप ज़रूर लर्न करेंगे इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की तरफ, दैट इज़ सेल डिवीज़न एंड सेल एनलार्जमेंट। सो इनका जो मेन इफेक्ट होता है वो होता है सेल एलोंगेशन के ऊपर। दे हेल्प इन सेल डिवीज़न ऑल्सो। ऑक्सिन्स ऑल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं हम रूट इनिशिएशन पर। सो रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग्स वाइडली यूज्ड इन प्लांट्स प्रोपगेशन इज प्रोमोटेड बाय आईबीए। आईबीए जो कि एक नेचुरल ऑक्सिन है एंड एनएए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीन्स, इन दोनों का इस्तेमाल करके स्टेम कटिंग्स में रूटिंग की जाती है। अब ये स्टेम कटिंग्स आप जानते हैं जैसे कि आप में से कई बच्चों के घरों में गुलाब का पौधा भी होगा और आपने देखा होगा जब भी नया गुलाब ग्रो किया जाता है, तो आप गुलाब के पौधे से एक कलम काटते हैं या जिसे हम स्टेम कटिंग कहते हैं, इस तरीके से, है ना? थोड़ा-सा ऑब्लिक कट आप इसे देते हैं और फिर आप उसको एक सॉइल पॉट पर अ जो इस तरीके से बो देते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो वाला पोर्शन जो कि सॉइल में एम्बेडेड है, वहाँ से फिर इसके अंदर क्या स्टार्ट होती है, रूटिंग स्टार्ट होती है एंड दिस रूटिंग इसका जो मेन कॉज़ होता है, वो मेन कॉज़ होता है ऑक्सिन्स। नेचुरली ये हो जाता है, आपको अलग से इसमें ऑक्सिन स्प्रे करने की नीड नहीं होती, लेकिन कई जगह जब कमर्शियली इस तरीके की प्रैक्टिसेज़ की जाती हैं, तो वहाँ पर इन हार्मोन्स का या इन फाइटो हार्मोन्स का ऑक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, आईबीए और एनएए का। इसी तरीके का जो प्लांट प्रोपगेशन है आपको शुगर केन के केस में भी देखने को मिलता है। शुगर केन्स इसमें सीड ग्रो नहीं करती है, इसमें सिंपली इस तरीके से स्टेम कटिंग्स का इस्तेमाल करके शुगर केन्स को की फार्मिंग की जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की तरफ और ये नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है हमारा the prevention of abscission. Indole acetic acid and naphthalene acetic acid prevents premature abscission of plants. Abscission के बारे में हम बात कर चुके हैं. Abscission means fall off
of different plant parts like leaves or flowers or the fruits. तो ये प्रोसेस एब्सिशन का होता है और ऑक्सीन इस नेगेटिव प्रोसेस को इनहिबिट करता है। सो बट ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि जहाँ ये मैच्योर पार्ट्स के एब्सिशन को प्रिवेंट कर रहा है, वहीं ये प्रमोट सॉरी जहाँ ये इमेच्योर पार्ट्स के एब्सिशन को प्रिवेंट कर रहा है, वहीं ये प्रमोट करता है मैच्योर पार्ट्स के एब्सिशन को। जैसे मैच्योर लीफ हुई या फ्रूट्स हुआ जो अब मैच्योर हो चुका है, उसकी एब्सिशन को प्रमोट करेगा आईएए, एनएए या इन शॉर्ट ऑक्सिन्स। जबकि जब ये इम्मैच्योर कंडीशंस में रहेंगे लीफ और फ्रूट्स, तब ये इसके एब्सिशन को इन्हिबिट करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है ऑक्सिन का, आप इसे ज़रूर याद रखिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर इनिशिएशन। फ्लावर इनिशिएशन ऑक्सिन प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स एंड लीची प्लांट्स। पाइनएप्पल एंड लीची प्लांट्स ये स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में कोटेड हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हम देखते हैं पार्थेनोकार्पी। नाउ व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइज़ेशन। अगर आप बिना फर्टिलाइज़ेशन के फ्रूट का सॉरी अगर प्लांट्स बिना फर्टिलाइज़ेशन के फ्रूट का फॉर्मेशंस करते हैं, तो इसी फिनोमिना को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। देखिए, इसी से मिलती-जुलती एक और फिनोमिना है दैट इज़ कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोकार्पी है और एक है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस में ओवम या एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइज़ेशन। तो अगर विदाउट फर्टिलाइज़ेशन एग या ओवम एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो, तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस और ये एम्ब्रियो आगे चल कर के फिर सीड का भी फॉर्मेशन करता है। मतलब पार्थेनोजेनेसिस वाले फिनोमिना में सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन पार्थेनोकार्पी इसके अंदर जैसे कि अगर हम एक जनरल हम ये देखें तो फ्रूट का फॉर्मेशन अ गाइनोशियम के या कार्पेल के ओवरी वाले रीजन से होता है और ये तब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम सीड का फॉर्मेशन तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन ओवरी आगे चल कर के फ्रूट का फॉर्मेशन ज़रूर कर लेगी। तो इस तरीके से जो फ्रूट बना, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना है और ओवम भी उस केस मतलब देखिए पार्थेनोकार्पी हो रही है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस तो उसके अंदर हो नहीं रही है। इसका मतलब ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन तो कर नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पार्थेनोजेनेसिस नहीं हो रही है। पार्थेनोकार्पी का सिंपली मीनिंग ये है कि ओवरी वहाँ पर फ्रूट में डेवलप हो जा रही है, पर हाँ, सीड का फॉर्मेशन वहाँ नहीं हो रहा है। तो इस किस्म के फ्रूट्स में या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में आपको सीड देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए हम बात कर लें आगे कि पार्थेनोकार्पी से सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बाय स्प्रेइंग द इंडोल एसिटिक एसिड। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है टोमेटो। फोटोसिंथेसिस में आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइज़ेशन वाला प्रोसेस देखा था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज़ नहीं, ग्रीन हाउसेज़ के अंदर कुछ क्रॉप्स को सी3 प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सके, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइज़ेशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो वहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल देखा था टोमेटो का। तो वहाँ पर जो ग्रीन हाउस टोमेटो क्रॉप्स हैं, उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है इंडोल एसिटिक एसिड का, ताकि पार्थेनोकार्पिक टोमेटो ग्रो कर सकें विदाउट सीड। वैसे मैंने अभी तक ऐसा कोई टोमेटो नहीं खाया जिसमें सीड ना हो, पर ये अगर एग्ज़ाम्पल में कोटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी प्रैक्टिस की जाती होंगी, सीडलेस टोमेटो बनाए जाते होंगे। मेबी समडे किसी दिन कोई सीडलेस टोमेटो का सैलेड बना कर के मैं खा सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिव वीड किलर्स, दिस इज़ द नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और द एप्लीकेशन ऑफ कोर्स। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। तो देखिए ये एक आर्टिफ़िशियल या एक सिंथेटिक ऑक्सीन है व्हिच इज़ 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। This 2,4-D is widely used to kill dicot weed and do not affect on मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स क्या करते हैं 2,4-D को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो इससे पहले कि उनका इफ़ेक्ट मोनोकोट प्लांट्स पर हो अ ये उसको न्यूट्रलाइज़ कर देंगे और इसका असर मोनोकोट प्लांट्स पर नहीं होगा। तो
अगर आपने कहीं फार्म पर अगर आपने कोई मोनोकोट क्रॉप अगर आपने बो रखी है, जैसे कि व्हीट है या मेज़ है, तो बीच में कई सारे आपको मालूम है वीड्स ग्रो कर जाते हैं, तो वीड इन हिंदी खरपतवार ग्रो कर जाते हैं और इनको रिमूव करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो रिमूवल के लिए यहाँ इस्तेमाल किया जाता है 2,4-D। ये डाइकोट प्लांट्स या जो वीड्स हैं या खरपतवार है, इनको तो रिमूव कर देंगे, पर मोनोकोट क्रॉप पर इसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में हम देखें, तो ऑक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है इन पोटैटो डोरमेंसी, वो पोटैटो जिसे आप स्टोर करके रखते हैं कोल्ड स्टोरेजेस में। तो आपको मालूम है जनरली आप घर पे भी टोमेटो बोल रहा हूँ मैं, पोटैटो आप लेके जब आते हैं आलू, तो अगर आप उसको रखे रहने देते हैं कुछ दिनों के लिए एक डार्क ह्यूमिड प्लेस पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ दिनों में उसकी जो आँखें होती हैं पोटैटो की जो आई होती हैं या जो लेटरल बड्स होते हैं पोटैटो के, जैसे ये पोटैटो हैं, तो इनमें जगह-जगह इस तरीके से लेटरल बड्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे प्लेस पर रहने देंगे कुछ टाइम के लिए, नॉर्मल भी आप देखेंगे तो उसके अंदर इस तरीके से बड्स का फ़ॉर्मेशन हो जाता है, बड्स ग्रो करने लग जाती है, उसकी लेटरल बड्स इस तरीके से ग्रो करने लग जाती हैं। हम कहते हैं कि भई आलू की जो है वो आँखें आ गई हैं। तो अगर इस तरीके से बाय चांस स्टोरेज पोटैटो भी के भी जो लेटरल बड्स हैं वो अगर इस तरीके से ग्रो करने लगें तो फिर पोटैटो की क्वालिटी खराब होने लगेगी। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ताकि लेटरल बड्स में ग्रोथ ना हो, इस पर एक सिंथेटिक ऑक्सीजन NaA का स्प्रे किया जाता है और इसे फिर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है इन कोल्ड स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अ द फीमेलनेस इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन। तो ये प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है या उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स फीमेल फ्लावर्स ही होंगे जो फिर आगे चल कर के फ्रूटिंग या फ्रूट्स वगैरह उनका फॉर्मेशंस करेंगे। तो फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शंस को ये इंक्रीज करता है कौन? ऑक्सीन। ऑक्सीन्स के अलावा साइटोकाइनिन और इथाइलिन भी सेम इफेक्ट शो करते हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एस। So these ACE means auxin, cytokinin and ethylene promote the production of female flowers. आप आगे पढ़ेंगे कि जिब्रेलिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो इस एस के कंपैरिज़न में बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। मीन्स जिब्रेलिन मेल फ्लावर्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करता है। और आज का 10वां और जो आखिरी फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है ऑक्सिन का व्हिच इज़ इट हेल्प्स इन इथाइलिन फॉर्मेशन के इथाइलिन के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। इथाइलिन जो खुद एक ग्रोथ रेगुलेटर है, गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर है। ये उसके फॉर्मेशन को एनहांस करता है या प्रमोट करता है या उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। बट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन कैन इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सिन्स, मतलब ये अपने ही क्रिएटर को इनहिबिट करना शुरू कर देता है कौन? इथाइलिन। तो ये इथाइलिन की फंक्शनिंग का एक तरीका भी है बिकॉज़ आपने लास्ट स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि इथाइलिन का जो एक इफ़ेक्ट होता है वो लार्जली इट इज़ अ ग्रोथ इन्हिबिटर, ये ग्रोथ इन्हिबिटर होता है ना, एब्सिशन जैसे फिनोमिना को ये प्रमोट करता है। तो आपको पता है ऑक्सिन का क्या काम होगा? ऑक्सिन एब्सिशन को प्रिवेंट करके रखेगा और इथाइलिन ऑक्सिन के ट्रांसलोकेशन को इन्हिबिट करके एब्सिशन के प्रोसेस को जो है वो प्रमोट करेगा। ख़ैर, तो बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर, वो आज हम ख़त्म करते हैं। ऑक्सीन्स हमने आज पढ़ा है, अभी 4 फाइटोहॉर्मोन्स और हैं दैट इज़ जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, सैप्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब आप भी इस बायो इल्यूमिनेशन फैमिली का हिस्सा हैं। एनीवेज़ और ज़्यादा बातें नहीं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और अब आप इसे लगातार पढ़ें और पढ़ें या फिर इस वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम कलेक्टिवली लेंगे।
इंग्लिश के नोट्स मैं हालाँकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक नहीं दूँगा बिकॉज़ ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हिंदी के नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा। बट इन एनी केस अगर इंग्लिश मीडियम को भी इसके नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए भी ये नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा पीडीएफ फॉर्मेट में। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहें और यूँ ही बढ़ते रहें। बी एनलाइटेंड एंड बी इल्यूमिनेटेड।